नमस्कार। पॉलिटी सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारत के संविधान को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम भाग 16 जो था, जिसमें कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है, उसके विषय में पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, पार्ट 17 है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। पार्ट 17 में राजभाषा के विषय में है, ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में है। हम समझेंगे कि भारत का राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, भारत का कोई राष्ट्रभाषा है या नहीं है। हम इन चीज को समझने का प्रयास आज करेंगे। तो जहां तक भाग 17 की बात होती है, पार्ट 17 की बात होती है, तो इसमें राज्य भाषा के विषय में चर्चा किया गया है। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में हमारे संविधान के पार्ट 17 में भाग 17 में चर्चा किया गया है। अगर हम आर्टिकल की बात करें कि ये कहां से आर्टिकल शुरू होता है, तो आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक का जो संबंध है, इसका संबंध राजभाषा से है, ऑफिशियल लैंग्वेज से है। देखिए, जो भारत का राजभाषा है, भारत का राजभाषा कौन कौन है, या संघ की राजभाषा की हम बात करें तो एक चीज सबसे पहले आप समझ लीजिए, राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की वो भाषा होता है जो वहां के अधिकांश आबादी के द्वारा बोला जाता है, समझा जाता है। उस भाषा को कहा जाता है राष्ट्रभाषा। भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो हिंदी है, हिंदी भारत का राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, न कि नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा है। जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रभाषा उर्दू है, या बांग्लादेश का देखें तो वहां का राष्ट्रभाषा जो है बंगाली है, या जो पश्चिमी देश है बहुत सारे, वहां की नेशनल लैंग्वेज जैसे फ्रांस का फ्रेंच है, रूस का रशियन है, या ब्रिटेन की बात करें तो अंग्रेजी है, इंग्लिश है। उसी तरीके से भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है और इस विविधता में जो भाषीय विविधता है वो भी एक महत्वपूर्ण विविधता है। इसलिए भारत में किसी एक भाषा को लेकर के राष्ट्रभाषा बनाने की सहमति नहीं बन पाती है। इसलिए भारत का कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। तो भारत का राष्ट्रभाषा की जब बात होती है तो भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जहां तक आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 का संबंध है, इसका संबंध राजभाषा से है और राजभाषा से संबंधित जो विभिन्न तरह के प्रावधान है उससे संबंधित है। सबसे पहले अगर हमें समझना हो तो हम समझते हैं आर्टिकल 343 को, कि आर्टिकल 343 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 343 जो आर्टिकल 343 है, अनुच्छेद 343 है, इसमें संघ की राजभाषा के विषय में चर्चा किया गया है। यानी कि जो संघ है, हम जानते हैं कि भारत एक संघ है। संघ का मतलब कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप होता है जो पूरे देश स्तर की सरकार होते हैं, और दूसरा सरकार का ऐसा स्वरूप होता है जो राज्य के स्तर पे काम करते हैं। तो जहां तक आर्टिकल 343 का संबंध है, अनुच्छेद 343 का संबंध है, इसका संबंध संघ की राजभाषा से है। संघ की राजभाषा के विषय में चर्चा किया गया है किसमें, तो आर्टिकल 343 में। और जब संघ की राजभाषा की बात होती है तो हिंदी जो है ये संघ की राजभाषा है। भारत एक संघ है और इस संघ का राजभाषा के रूप में हिंदी है। राजभाषा यानी कि राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो इस संघ की राजभाषा है वो क्या है, वो हिंदी है।
और अगर हम सहायक भाषा के तौर पे देखें तो जो सहायक भाषा है अंग्रेजी। तो भारत का जो राजभाषा है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। यानी कि विभिन्न जो ऑफिस है या फिर जो एक राजभाषा होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, वो हिंदी, और राजभाषा है कौन सा? अंग्रेजी। जो आर्टिकल 345 है, आर्टिकल 345 राज्य का राजभाषा, राज्य का राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज ऑफ स्टेट नाम, मतलब राज्य का राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो भारत चूंकि विभिन्न राज्यों से मिलकर बना हुआ है और विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह के भाषाएं बोली जाती है। तो जो आर्टिकल 345 है ये सभी राज्यों को ये स्वतंत्रता देता है कि वो अपने हिसाब से अपने यहाँ की राजभाषा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजी जो है वो संघ की राजभाषा है, पर जो नागालैंड है, नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। उसी तरीके से अगर बिहार की बात करें तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। तो प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से एक राजभाषा का चुनाव कर सकते हैं और अपने राज्य के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकता है। इस बात का जिक्र किसमें किया गया है? हमारे संविधान के आर्टिकल 345 में किया गया है। आर्टिकल 346 जो है इसमें ये कहा गया है कि अगर दो राज्य आपस में बात करना चाहते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, या फिर एक राज्य और संघ किसी मुद्दे पर बात करना चाहता है, पर उस राज्य की राजभाषा न तो हिंदी है और न ही अंग्रेजी है, तो इस स्थिति में एक भाषा जो होगा वो होगा लिंक लैंग्वेज। तो वो लिंक लैंग्वेज का काम कौन करेगा? आर्टिकल 346 में इसके विषय में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 346, आर्टिकल 346 में किसके विषय में बातचीत किया गया है? कि राज्य एवं संघ या फिर राज्य एवं राज्य के बीच बातचीत, राज्य के बीच जब बातचीत की बात होगी तो बातचीत के लिए कौन सा भाषा होगा? तो यानी कि अगर दो राज्य हैं वो आपस में बात करना चाहते हैं, इसको समझने के लिए कि अगर बिहार है, बिहार का राजभाषा हिंदी है, और वो किसी और राज्य से बात करना चाहते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत के कोई राज्य है उससे बात करना चाहते हैं, तो दक्षिण भारत के राज्य का जो राजभाषा है वो हिंदी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में दोनों राज्य आपस में किस तरीके से बात करेगा या किस भाषा में बात करेगा, इसके विषय में चर्चा आर्टिकल 346 में है। या दूसरे शब्दों में ये कहें तो एक तरफ संघ है, दूसरी तरफ राज्य है, इन दोनों के बीच जो बातचीत करने का भाषा होगा वो कौन सी भाषा होगा, इस चीज के भी जिक्र किसमें किया गया है? आर्टिकल 346 में किया गया है। अनुच्छेद 346 में इस चीज का जिक्र किया गया है। तो जो लिंक लैंग्वेज होगा, लिंक लैंग्वेज क्या सब हो सकता है? लिंक लैंग्वेज जो है या तो हिंदी हो सकता है या फिर अंग्रेजी हो सकता है। यानी कि संघ एवं राज्य या फिर दो राज्य अगर आपस में बातचीत करता है किसी मुद्दे को लेकर के, किसी विषय पर, और उन दोनों के बीच कोई ऐसे लैंग्वेज पहले से नहीं है जो दोनों राज्य में कॉमन है, तो ऐसे स्थिति में लिंक लैंग्वेज के रूप में या तो हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है या फिर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इस चीज की जिक्र किसमें है? आर्टिकल 346 में। अब समझते हैं आर्टिकल 347 को कि आर्टिकल 347 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 347 आर्टिकल 347 में कहा गया है कि जो राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, राजभाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज,
राजभाषा का दर्जा, यानी कि किसी भी राज्य का जो एक भाषा होता है उसको कहा जाता है राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज। और इस स्टेट लैंग्वेज का दर्जा कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। और ये कौन सा लैंग्वेज होता है? उस राज्य के बहुमत आबादी द्वारा बोले जाने वाली भाषा। बहुमत आबादी द्वारा बोले जाने वाली भाषा। बोले जाने वाली भाषा। उस राज्य के जो बहुमत आबादी है, वो बहुमत आबादी जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इस चीज की जिक्र किसमें है? तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 347 है उसमें जिक्र इसका किया गया है। आर्टिकल 348 जो है, इसका संबंध सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का भाषा कौन सा होगा, इसके विषय में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 348 आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348 अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट और एचसी का मतलब हाई कोर्ट के भाषा। आर्टिकल 348 स्पष्ट करता है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उसका जो राज्य भाषा होगा वो कौन सा होगा? उसका राज्य भाषा होगा अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो राज्य भाषा होगा वो कौन सा होगा? अंग्रेजी होगा। अब समझते हैं आर्टिकल 349 को। आर्टिकल 349 अनुच्छेद 349 को। आर्टिकल 349 में कहा गया है कि राजभाषा संबंधी सुधार के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। राजभाषा संबंधी सुधार के लिए आयोग का गठन। आयोग का गठन। जो आर्टिकल 349 है, अनुच्छेद 349 है, इसमें जो राज्य भाषा है, जो स्टेट लैंग्वेज है, उसके सुधार के लिए एक आयोग की गठन की बात किया गया है कि समय समय पे कुछ राज्यों की जो राज्य भाषा है वो परिवर्तन होता है, या फिर अगर किसी भाषा को जीवंत रखना है, जीवित रखना है, उस भाषा को संरक्षण देना है, तो इसके लिए एक आयोग की गठन करने की बात किसमें करता है? आर्टिकल 349 में करता है। और इसके लिए जो पहला आयोग बना था वो बीजी खेर के अध्यक्षता में बना था। पहला आयोग बीजी खेर के अध्यक्षता में बना था। पहला राजभाषा आयोग बना था। तो आर्टिकल 349 राजभाषा के संरक्षण के लिए आयोग के गठन की बात करता है। और इसके लिए जो सबसे पहला आयोग का गठन किया गया था वो कौन सा था? बीजी खेर के अध्यक्षता में जो आयोग गठन किया गया था वो आयोग था। अब समझते हैं आर्टिकल 349 को कि आर्टिकल 349 में किस तरह की बात किया गया है। सॉरी, आर्टिकल 349 समझ लिए। आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 में ये कहा गया है कि जो बच्चों की जो शिक्षा होगा, बच्चों को शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा किसमें दिया जा सकता है? उसकी मातृभाषा में। मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज। मातृभाषा का मतलब कि बच्चे का जन्म जिस स्थान पे हुआ है उस स्थान पे जो भाषा बोली जाती है आम लोगों के द्वारा या उनके परिवार में, बच्चों के परिवार में, उस भाषा को कहा जाता है मातृभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, खास करके प्रारंभिक शिक्षा, उसके लिए जो भाषा है वो कौन सा भाषा है? वो है उसका मातृभाषा।
और इस भाग का जो सबसे आखिरी का आर्टिकल है वो है आर्टिकल 351, अनुच्छेद 351। देखिए, हिंदी भले ही भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन समय समय पे हिंदी को लेकर के ये मांग उठता रहा है कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी भारत के सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है। पर भारत में भाषाई विविधता इतना ज्यादा है कि हिंदी अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत की बहुत बड़ी आबादी के द्वारा बोला जाता है, पर हाँ ये कह सकते हैं कि जितनी भी भाषा भारत में बोली जाती है उनमें सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी जरूर है। पर राष्ट्रभाषा होने के लिए जरूरी है कि उस देश के अधिकांश आबादी उस भाषा को समझ सके, बोल सके, लिख सके, तभी जाकर के कोई भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। इसलिए अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है, किंतु हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया जा चुका है। जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और सहायक ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? अंग्रेजी है। पर आर्टिकल 351 में इस बात की चर्चा किया गया है कि हिंदी के विकास एवं विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। जो आर्टिकल 351 है इसमें ये कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास करना, हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। सरकार का कर्तव्य होगा। इस चीज के बारे में जो आर्टिकल कहता है वो है आर्टिकल 351 की सरकार का ये जिम्मेदारी होता है कि वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार करे, उनका विकास करे, ताकि पूरे भारत के लोग हिंदी भाषा को समझ सके, जान सके, उसमें बातें कर सके। और फिर इस तरह से एक ऐसा समय आ सकता है जब हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनने के जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करेगा और बाद में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जा सकता है। भाषा से संबंधित कुछ और बातों को अगर हम समझें तो अगर हम देखें कि ऐसा कौन कौन सा आर्टिकल है या संविधान में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें भाषा से संबंधित चीजों के बारे में जिक्र किया गया है, तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 29 एवं आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 29 एवं आर्टिकल 30 का जो संबंध है ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है। जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का संबंध है, इसका संबंध जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके शिक्षा से संबंधित है। और इसमें ये चीज भी कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अपनी संस्कृति की, अपने शिक्षा की पहचान को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान में रखिए, भारत में कोई समुदाय के लोग अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, इस चीज का जो निर्धारण होता है वो दो आधार पे होता है। पहला धर्म के आधार पे और दूसरा भाषा के आधार पे। और धर्म और भाषा दोनों पूरे देश के स्तर पे नहीं देखा जाता है, बल्कि उस राज्य के स्तर पे देखा जाता है कि उस राज्य में कौन सा धर्म या कौन सा भाषा की बोलने वाले लोगों की संख्या कितना है, इस आधार पे निर्धारित होता है अल्पसंख्यक समुदाय का। और भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा बनी रहे, उनकी शिक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके विषय में जो जिक्र किया गया है वो किसमें किया गया है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में किया गया है। जो आर्टिकल 120 है, अनुच्छेद 120 है, इसमें कहा गया है कि संसद के कार्रवाई में, संसद में जो कार्रवाई होता है
कार्रवाई में दो भाषा का प्रयोग किया जाएगा, एक तो हिंदी भाषा का और दूसरा अंग्रेजी भाषा का। इन दोनों भाषा के अतिरिक्त संसद में किसी और भाषा में कार्रवाई नहीं हो सकता है। संसद के सदस्य अगर अपना बात रखना चाहता है तो वो इन्हीं दो भाषा में से किसी भाषा में रख सकते हैं। जो मतलब आर्टिकल 210 है, आर्टिकल 210 भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 210 में ये कहा गया है कि जो राज्य विधानसभा का कार्रवाई का भाषा होगा वो उस राज्य की राजभाषा होगा, यानी कि राज्य विधानसभा में जो कार्रवाई का भाषा होगा वो क्या होगा कि या तो अंग्रेजी होगा या फिर उस राज्य की राजभाषा होगा। तो हमने भाषा से संबंधित कुछ अन्य जो प्रावधान था उसको भी समझ लिया। अब समझते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को। देखिए जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है भारतीय संविधान का, इसमें कुछ भाषा को रखा गया है और इस भाषा का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। हालांकि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उसको किस आधार पे रखा मतलब इस अनुसूची में रखा गया है, किस आधार पे, इस चीज को स्पष्ट नहीं किया गया है। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितना है, 22 भाषा है। पर जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कितना भाषा था, 14 भाषा था। पर वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, इसमें भाषा की संख्या कितना है, 22 भाषा है। पर जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची था उसमें भाषा की संख्या कितना था, तो 14 था। इसमें कई बार संशोधन हुआ 8वीं अनुसूची में और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। पर इसमें इस चीज को स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये भाषा को इस अनुसूची में किस आधार पर रखा जाता है। देखिए इन सब भाषा को सबसे पहले तो हमने संघ की भाषा को समझा कि संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, दूसरा राज्य की राजभाषा क्या होगा। फिर हमने इस चीज को समझा कि भारत एक राष्ट्र जरूर है पर इस राष्ट्र की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि कोई ऐसा भाषा हो जो उस देश के जो है अधिकांश आबादी के द्वारा बोला जाता हो, तब जाकर के किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। भारत की स्थिति में ऐसा कोई भी भाषा नहीं है जो भारत के अधिकांश आबादी के द्वारा बोला, समझा या फिर लिखा जाता है। इसलिए भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। पर आर्टिकल 351 इस चीज को स्पष्ट करता है कि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो हिंदी को बढ़ावा दे, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करे, ये सरकार का कर्तव्य होगा। तो ये कहा जा सकता है कि अगर हिंदी को सही तरीके से प्रचार प्रसार किया गया और भारत के सभी भागों में लोग हिंदी भाषा को सीखने लगे तो एक स्थिति ऐसा बन सकता है जब हिंदी इस देश का राष्ट्रभाषा बन सकता है, इस देश का नेशनल लैंग्वेज के रूप में आ सकता है। फिर इसके बाद हमने ये समझा कि लिंक लैंग्वेज क्या होता है। लिंक लैंग्वेज होता है जब दो राज्य को आपस में बात करना हो या फिर संघ एवं राज्य के बीच किसी तरह के विषय पर बात करना हो, तो ऐसे स्थिति में कोई एक भाषा होना चाहिए जो दोनों जगह के ऑफिशियल लैंग्वेज हो, राजभाषा हो। दो स्टेट के बीच अगर बात हो रहा है तो दोनों स्टेट के बीच एक ऐसा भाषा होना जरूरी है जो कॉमन रूप से दोनों का ऑफिशियल लैंग्वेज हो, तब जाकर के ही बात हो सकता है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों राज्य की या फिर संघ की तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है ही, उस राज्य का अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है तब जो लिंक लैंग्वेज का काम करेगा वो होगा अंग्रेजी भाषा। अब हम समझते हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, शास्त्रीय भाषा क्या होता है।
शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज। जहां तक शास्त्रीय भाषा का संबंध है, क्लासिकल लैंग्वेज का संबंध है, तो इस सूची में उन भाषा को रखा गया है जो 1500 ईस्वी से भी पुराने भाषा है। पुराने भाषा, ऐसे भाषा जो बहुत पहले से लोगों के द्वारा बोला जा रहा हो, ऐसे भाषा को इसमें रखा गया है। तो क्लासिकल लैंग्वेज में रखा गया है इन भाषाओं को। क्लासिकल लैंग्वेज की जो दर्जा है वो अलग अलग तरह की भाषाओं को दिया गया है। इनमें जो दक्षिण भारत की भाषा है उनके लगभग सभी भाषा को शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहले जो तमिल है, तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था 2004 में। उसके बाद संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था 2005 में। यानी कि तमिल जो है ये शास्त्रीय भाषा बनने वाले पहली भाषा है। क्लासिकल लैंग्वेज जिस भाषा को दर्जा दिया गया था वो भाषा कौन सा है? तमिल है। उसके बाद जो तेलुगु है, तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयालम और फिर उड़िया। यानी कि 6 भाषा जो है इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। इसमें से इन दोनों भाषा को 2008 में, इसको भी 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, क्योंकि ये भाषा बहुत पुराने समय से बोला जा रहा है लोगों के द्वारा और इस भाषा का संरक्षण करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने इन भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। तो पार्ट 17 को हमने समझा भारत के संविधान को। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में जिक्र किया गया है, राजभाषा के विषय में जिक्र किया गया है। इसमें हमने ये समझा कि संघ की जो राजभाषा है वो तो है ही, संघ की एक सहायक राजभाषा भी है, वो अंग्रेजी है। फिर हमने समझा कि जो राज्य है, जो स्टेट है, उसका भी ऑफिशियल लैंग्वेज होता है और वो लैंग्वेज उस राज्य के अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा होता है। और किसी भी भाषा को जो राज्य भाषा देने की दर्जा होता है, स्टेट लैंग्वेज जो देते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।